आज हम अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नीति के कार्यक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नीति की या मूल्य निर्धारण योजना की जो नीति थी उसके उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ज़ियाउद्दीन बरनी, इरफान हबीब, के.एस. लाल, हमीदुद्दीन, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नीति का उद्देश्य सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति को बताया था। फिर हमने अमीर खुसरो, इतिहासकार निजामी, सक्सेना, मोहम्मद हबीब के मतों को पढ़ा, जिसमें वो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नीति का उद्देश्य आम प्रजा को राहत पहुंचाना था। हमने एक ये भी पढ़ा कि बढ़ती हुई मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए उसने बाज़ार नियंत्रण नीति लागू की। एक मत हमने ये भी पढ़ा कि अपने निरंकुश शासन को देखते हुए प्रजा को राहत पहुंचाकर प्रजा का ध्यान बटाना चाहता था, इसलिए उसने बाज़ार नियंत्रण नीति लागू की, जिससे वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आई और आम प्रजा को राहत पहुंची। तो ये तो हमने कल उसके उद्देश्य पढ़े थे। आज हम अलाउद्दीन खिलजी की इस बाज़ार नीति के कार्यक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इतिहासकारों में इस प्रश्न पर भी विवाद बना हुआ है कि इस योजना का कार्यान्वयन कहाँ कहाँ तक था। क्या यह केवल राजधानी दिल्ली और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों तक सीमित थी, या यह योजना राज्य के अन्य बड़े नगरों में भी लागू हुई थी। तो दो मत हैं। एक मत ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाज़ार नियंत्रण नीति या मूल्य निर्धारण योजना जो लागू की, वो केवल राजधानी दिल्ली तक सीमित थी। इस मत के समर्थक में तत्कालीन समकालीन इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी इस मत का समर्थन करते हुए कहते हैं कि यह योजना केवल दिल्ली नगर और उसके समीपवर्ती भागों में ही लागू हुई थी। इसी प्रकार उनका कहना है, ज़ियाउद्दीन बरनी का, कि इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में जो भी हमें डिटेल जानकारी है उसमें केवल दिल्ली नगर की ही चर्चा है। इस कारण हम ये मान सकते हैं कि यह योजना केवल दिल्ली नगर में ही लागू की गई थी। जबकि इस मत के विपरीत समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो का कहना है कि यह योजना केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इस योजना से दिल्ली के नगर निवासियों के साथ साथ आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के और अन्य नगरों के निवासियों के लाभान्वित होने की भी चर्चा मिलती है। तो दो मत हो गए हमारे पास, दोनों परस्पर विरोधी। ज़ियाउद्दीन बरनी कहता है कि बाज़ार नियंत्रण की जो नीति थी वो केवल राजधानी दिल्ली नगर में ही लागू की गई थी, जबकि अमीर खुसरो कहते हैं कि बाज़ार नियंत्रण की जो नीति थी वो राजधानी दिल्ली के अलावा साम्राज्य के अन्य सभी नगरों और ग्रामीण इलाकों में भी लागू की गई थी और उससे समस्त प्रजा को लाभ पहुंचा था, न कि केवल दिल्ली नगर की प्रजा को। इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को का यात्री था, उसने यात्रा की थी भारत की, उसने इस योजना के क्षेत्र का वर्णन नहीं किया है। हालांकि मूल्य निर्धारण योजना की चर्चा तो वो करता है, लेकिन इब्न बतूता यह योजना किस किस क्षेत्र में लागू की गई थी उसका उल्लेख नहीं करता है। इसी प्रकार इसामी
जिसने फुतुह सलातीन पुस्तक लिखी, वो भी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का उल्लेख तो करता है, परंतु वो भी स्पष्ट जानकारी नहीं देता है कि ये योजना कहाँ कहाँ तक लागू हुई थी। मुगलकालीन इतिहासकार फरिश्ता दिल्ली के अतिरिक्त अन्य नगरों में भी मूल्यों की कमी की चर्चा करता है। मुगलकालीन इतिहासकार फरिश्ता वो दिल्ली के अतिरिक्त अन्य नगरों में भी मूल्यों की कमी की चर्चा करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। परंतु फरिश्ता समकालीन इतिहासकार नहीं था, ये बात इंपॉर्टेंट है। फरिश्ता क्या था? समकालीन इतिहासकार नहीं था। तो ये योजना कहाँ कहाँ तक लागू थी, इसके बारे में अभी एक राय नहीं है। इतिहासकार के एस लाल वो ये कहते हैं कि यह योजना दिल्ली में ही केंद्रित थी और दिल्ली में मूल्य वृद्धि की समस्या को देखते हुए, दिल्ली नगर के राजनीतिक महत्व को देखते हुए इस योजना को दिल्ली में ही कार्यान्वित होने की संभावना अधिक मान्य है, ऐसा इतिहासकार के एस लाल का कहना है। तो आप ये देखिए कि इतिहासकार बर्नी जो समकालीन इतिहासकार था, वो कहता है कि ये मूल्य निर्धारण योजना दिल्ली में ही लागू थी, पूरे साम्राज्य में लागू नहीं थी। बर्नी के इस विचार का समर्थन करते हुए इतिहासकार के एस लाल वो भी यही कहते हैं कि यह योजना केवल दिल्ली में ही लागू थी, जबकि अमीर खुसरो कहता है कि यह योजना पूरे साम्राज्य में लागू की गई थी, संपूर्ण प्रजा को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह लागू की गई थी पूरे साम्राज्य में। इब्न बतूता और इसामी जैसे इतिहासकार इस मूल्य निर्धारण योजना के क्षेत्र के बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। के एस लाल कहते हैं कि यह योजना केवल दिल्ली में ही लागू थी। परंतु अगर हम ऐसा सोचें कि केवल दिल्ली में ही लागू थी, तो मूल्यों में कमी केवल एक नगर तक सीमित रखना संभव नहीं लगता है। इसी मत को आगे बढ़ाते हुए निजामी, सक्सेना और मोहम्मद हबीब भी ये कहते हैं कि यह योजना केवल दिल्ली में सीमित रखना संभव नहीं था, इसलिए पूरे साम्राज्य में यह योजना लागू की गई थी। तो इतिहासकार मोहम्मद हबीब, निजामी, सक्सेना वो कहते हैं कि अलाउद्दीन की सेना दिल्ली के बाहर भी थी। फिर केवल एक नगर में योजना को सीमित रखने पर व्यापारियों द्वारा वहां आकर वस्तुओं को बेचने का प्रयास भी नहीं किया जाता, और सेना तो चूंकि दिल्ली के बाहर भी थी, तो अगर सैनिकों को ही राहत पहुंचाना है तो दिल्ली के बाहर के इलाकों में भी इस योजना को लागू करना पड़ता, क्योंकि सेना तो दिल्ली के बाहर के इलाकों में भी, दूसरे नगरों में भी तैनात थी। इरफान हबीब का मत अलग है। अभी तक हमने दो मत पढ़े। पहला मत हमने ये पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य निर्धारण योजना केवल दिल्ली नगर में ही लागू की गई थी। इस मत के समर्थक विद्वान कौन कौन से थे, उसमें हमने जियाउद्दीन बर्नी, इतिहासकार के एस लाल, दो का यह कहना था कि यह योजना केवल दिल्ली नगर में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की यह बाजार नीति की जो योजना थी, ये दिल्ली के बाहर अन्य इलाकों में भी लागू की गई थी। इस मत के समर्थक अमीर खुसरो, प्रोफेसर निजामी, सक्सेना और मोहम्मद हबीब। जबकि इरफान हबीब का अलग मत है। इरफान हबीब वो ये कहते हैं कि अलाउद्दीन के राज्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। उन्होंने इस अलाउद्दीन की मूल्य निर्धारण योजना का क्षेत्र निर्धारित करने का उन्होंने प्रयास किया। उनके अनुसार
अलाउद्दीन का राज्य दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला केंद्रीय भाग राज्य का, जहां प्रशासनिक और सैनिक खर्च मुख्य रूप से हो रहा था, और दूसरा दूरवर्ती भाग, जहां सेना एवं प्रशासन संबंधी खर्च की मात्रा बहुत कम थी। तो ये दो भागों में इरफान हबीब ने अलाउद्दीन के राज्य को बांटकर देखा है कि एक तो केंद्रीय भाग, जहां प्रशासनिक और सैनिक खर्च मुख्य रूप से हो रहा था, और दूसरा दूरवर्ती भाग, जहां प्रशासन एवं सेना संबंधी खर्च की मात्रा बहुत कम थी। तो अलाउद्दीन खिलजी, इरफान हबीब कहते हैं कि केंद्रीय भाग का निर्धारण अलाउद्दीन के लगान संबंधी सुधारों से प्रभावित था, क्योंकि वहाँ सैनिक और प्रशासनिक खर्च बहुत ज़्यादा था। इसलिए इस केंद्रीय भाग में ये योजना निश्चित रूप से लागू की गई थी। ये भाग कौन सा था केंद्रीय भाग साम्राज्य का? इरफान हबीब के अनुसार ये जो भाग था, ये भाग लाहौर, दीपालपुर, नागौर, छाइन, कड़ा और कटेहर। लाहौर, दीपालपुर, नागौर, छाइन, कड़ा और कटेहर, ये 6 इलाके ऐसे थे जहां अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य का केंद्रीय भाग बना हुआ था। इस केंद्रीय भाग में मूल्य निर्धारण योजना को लागू किया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण योजना का जो मुख्य भाग था, उसको इरफान हबीब ने केंद्रीय भाग बताया है, जहाँ पर ये बाजार नियंत्रण नीति लागू की गई थी। ये लाहौर, दीपालपुर, नागौर, छाइन, कड़ा और कटेहर के मध्य था। इसी कड़ी में इरफान हबीब कहते हैं कि दिल्ली में वस्तुओं के मूल्य में कमी करने पर ये जो समीपवर्ती क्षेत्र थे, उनके बाजारों में भी मूल्यों में निश्चित रूप से कमी हुई। अतः यद्यपि योजना के कार्यान्वयन का केंद्र बिंदु दिल्ली ही था, किंतु इसे लागू करने के क्रम में ये जो समीपवर्ती क्षेत्र थे, लाहौर, दीपालपुर, नागौर, छाइन, कड़ा और कटेहर, इन इलाकों में भी मूल्यों में कमी आई, जिससे पंजाब, मध्य भारत और दोआब के कुछ भाग प्रभावित हुए, और ये मूल्य निर्धारण योजना का प्रभाव दिल्ली के आसपास के प्रांतों में भी देखा गया। तो ये मत जो है वो इतिहासकार इरफान हबीब का है। इरफान हबीब ने ही इस मूल्य निर्धारण योजना के क्षेत्र को डिसाइड किया है कि कहाँ कहाँ यह योजना लागू हुई थी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मत माना जाता है इरफान हबीब का। अब अगला अपना टॉपिक आता है कि इस मूल्य निर्धारण योजना को क्रियान्वित करने के लिए अलाउद्दीन ने क्या प्रयास किया। तो इस कड़ी में अलाउद्दीन ने एक नया विभाग बनाया जिसे दीवाने रियासत नाम दिया गया। यह दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण नीति को देखता था। इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए एक अधीक्षक को नियुक्त किया गया, जो कि शहना कहलाता था। शहना एक प्रकार से बाजार अधीक्षक थे जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बाजार नीति को क्रियान्वित करने के लिए एक नया विभाग दीवाने रियासत बनाया गया और बाजार के लिए अधीक्षक नियुक्त किया गया जो शहना कहलाता था। ये शहना व्यापारियों पर निगाह रखते थे। तो दीवाने रियासत के अधीन शहना होते थे प्रत्येक बाजार के लिए। 3 प्रकार के बाजार अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए थे और हर बाजार का एक शहना होता था। 3 प्रकार के बाजार कौन से बनाए? पहला अनाज बाजार जिसको मंडी कहा जाता था, दूसरा वस्त्र बाजार जिसको सराय ए अदल कहा जाता था, और तीसरा दासों, घोड़ों और मवेशियों का बाजार। तो इस प्रकार ये योजना क्रियान्वित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने
ये दीवान रियासत विभाग बनाया और इस दीवान रियासत विभाग के अधीन प्रत्येक बाज़ार के लिए एक अधीक्षक नियुक्त किया जिसे शहना कहते थे। ये शहना व्यापारियों पर निगरानी रखते थे। इनकी सहायता के लिए, शहनाओं की सहायता के लिए गुप्तचर अथवा बरीद, गुप्तचरों को बरीद कहते थे, और बरीद के साथ साथ मुन्हियान जिनको सूचनादाता कहते थे वो भी उसने नियुक्त किए, ताकि बाज़ार की गतिविधियों पर तो निगरानी रखी जा सके, साथ ही साथ शहनाओं पर भी निगरानी रखी जा सके कि कहीं शहना भी भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं है, बाज़ार अधीक्षक तो भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं है। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन स्वयं भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन स्वयं भी अपने दासों और अन्य व्यक्तियों द्वारा समय समय पर बाज़ार से सामान मंगवाकर अपनी संतुष्टि करता था। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। कोई भी व्यापारी निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर अपनी वस्तु नहीं बेच सकता था। अधिक मूल्य लेने पर कोड़े मारने की सज़ा थी और कम तोलने पर व्यापारी के शरीर से उसी अनुपात में मांस काट लिया जाता था। इस कठोर दंड व्यवस्था के कारण और कुशल गुप्तचर व्यवस्था के कारण अलाउद्दीन खिलजी की ये योजना पूरी कड़ाई से सफलतापूर्वक लागू हो पाई। अलाउद्दीन खिलजी छोटे बच्चों को बाज़ार में वस्तुएं खरीदने के लिए भेजता और यदि कोई व्यापारी छोटे बच्चे को देखकर कम तोल देता तो उस व्यापारी के शरीर से जितना कम तोला उतना ही मात्रा में मांस काट दिया जाता था। तो इस कठोर दंड व्यवस्था के कारण यह बाजार नीति सफलतापूर्वक लागू हो पाई। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाज़ार बनाए थे। अनाज बाज़ार जिसको मंडी कहा जाता था, वस्त्र बाज़ार जिसको सराय ए अदल कहा जाता था, और दास, घोड़ों और मवेशियों के बेचने का जो बाज़ार होता था वो अलग से होता था, सामान्य बाज़ार कहते थे उसको। उसने हर बाज़ार के लिए एक एक शहना नियुक्त किया, बाज़ार अधीक्षक, और ये सारे शहना दीवान रियासत के अधीन काम करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न वस्तुओं के मूल्य भी फिक्स कर दिए, जैसे आपके जो चना, चावल और गेहूं, इनके सबके मूल्य फिक्स किए। ये दैनिक उपयोग की अनाज माने जाते थे। जौ का भाव उसने तय किया 4 जीतल प्रति मन। जीतल तांबे का सिक्का होता था। 4 जीतल प्रति मन ये जौ का भाव रखा। चना और चावल का भाव उसने फिक्स कर दिया 5 जीतल प्रति मन, और गेहूं का भाव उसने रखा 7.5 जीतल प्रति मन। तो इस प्रकार उसने अनाज के मूल्य निर्धारित किए। वस्त्र बाजार में उसने कपड़ों के भी, विभिन्न प्रकार के कपड़ों के मूल्य भी अलग से निर्धारित किए। जैसे रेशमी वस्त्र, ये 2 टंके से लेकर 16 टंका के मध्य बिकते थे। टंका चांदी का सिक्का होता था। 2 टंका से 16 टंका के बीच समस्त रेशमी वस्त्रों को बेचा जाता था, यही उनका भाव था। सूती वस्त्रों का भाव उसने 6 जीतल से 36 जीतल के बीच में रखा। घोड़ों के लिए उसने उत्तम श्रेणी का अगर घोड़ा है तो 100 से 120 टंका का एक घोड़ा का मूल्य निर्धारित किया गया, और अगर मामूली टट्टू है तो 10 से 25 टंका के बीच में उसका मूल्य रखा गया। इसी प्रकार दास बाजार में दासों का मूल्य उसने 5 टंका से 40 टंका के बीच में रखा। तो इस प्रकार अलग अलग बाज़ारों में उसने मूल्यों का निर्धारण अपनी तरफ से कर दिया, और कोई भी व्यापारी इन निर्धारित मूल्यों से अधिक कीमत पर अपना माल नहीं बेच सकता था, उसको सख्त हिदायत थी। अब ये जो उसने अनाज बाज़ार स्थापित किया, जहाँ गेहूँ, जौ, चना, चावल, हर प्रकार का अनाज बिकता था, उस अनाज बाज़ार को मंडी कहते थे, और मंडी में अनाज की सप्लाई के लिए अलाउद्दीन ने लगान के रूप में अनाज वसूली का आदेश दिया, विशेषकर दोआब क्षेत्र में। जैसा आपको कल बताया था कि
7 आर्थिक विनियमन उसने पारित किए थे बाजार नीति के तहत। उसमें से पहला आर्थिक विनियमन ये था कि उसमें चौथा आर्थिक विनियमन ये था कि दोआब क्षेत्र में अनाज के माध्यम से लगान की वसूली होगी, क्योंकि वहाँ अनाज का प्रोडक्शन बहुत होता था और उस लगान के रूप में जो अनाज आया है उस अनाज को इस अनाज मंडी के अंदर वो सप्लाई करता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने मंडी बाज़ार में अनाज की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए किसानों को भी कहा कि अगर आपके पास निजी आवश्यकता से अधिक अनाज है तो निर्धारित मूल्य पर आपको बेचना होगा, सरकारी मूल्य पर। तो किसानों से भी उसने निर्धारित मूल्य पर अतिरिक्त अनाज की खरीद की। दोआब क्षेत्र में अनाज के माध्यम से लगान की वसूली की। इन सब उपायों से राज्य के पास अनाज का एक विस्तृत भंडार हो गया जो मंडी तक पहुंच जाता था, और मंडी में ये जो अनाज था वो लाइसेंस प्राप्त व्यापारी बेचते थे और व्यापारियों को निर्धारित मात्रा में ही और निर्धारित मूल्य पर ही ये अनाज बेचने का आदेश था। मतलब इससे हुआ ये कि प्रत्येक व्यापारी का मुनाफा भी फिक्स हो गया। कोई भी व्यापारी निर्धारित मात्रा में ही अनाज बेच सकता था, एक लिमिट से अधिक अनाज नहीं बेच सकता था अनाज बाजार में, और निर्धारित मूल्य पर ही उसे वो अनाज बेचना होता था। ये अनाज बाजार के जितने भी व्यापारी थे सबको राज्य की ओर से लाइसेंस दिया जाता था। और ये व्यापारी अनाज कहाँ से लाते थे? एक तो बंजारे आकर के सप्लाई करते थे और दूसरा राज्य की ओर से मंडी में अनाज सप्लाई किया जाता था। इन उपायों से अलाउद्दीन खिलजी विभिन्न प्रकार के अनाजों का मूल्य नियंत्रित करने में सफल हो पाया, जो कि एक असाधारण सफलता मानी जा सकती है। अनाज बाजार की तरह ही आपका वस्त्र बाजार जो था सराय अदल, उसमें भी उसने अपने ऊपर पड़ा कि सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र सभी के उसने मूल्य फिक्स कर दिए। लेकिन रेशमी कपड़ों का मूल्य निर्धारित करना थोड़ा कठिन था, क्योंकि रेशमी कपड़ों का विदेशों से आयात होता था। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने जो मुल्तानी व्यापारी इन रेशमी कपड़ों को बाहर से लाते थे उनको विदेशों से ये वस्त्र खरीदने के लिए राज्य की तरफ से ऋण दिया, ताकि ये मुल्तानी व्यापारी वस्त्र बाजार में व्यापारियों को निर्धारित मूल्य पर ये वस्त्र ला कर के देवें, ताकि उनकी बिक्री हो सके। और इस व्यापार में जो भी हानि होती थी वो राज्य पूरी करता था। व्यापारियों को उनकी सेवा के बदले कमीशन दिया जाता था, मुल्तानी व्यापारियों को। तो रेशमी कपड़े के व्यापार से मुल्तानी व्यापारी जुड़े हुए थे और उनको जितना व्यापार होता था उतना उनको कमीशन, निर्धारित कमीशन उनको प्रदान किया जाता था। एक बड़ी बात इम्पोर्टेंट ये है कि महंगे वस्त्र जो होते थे वो केवल विशेष परमिट के आधार पर ही खरीदे जा सकते थे। हर कोई व्यक्ति उत्तम किस्म का रेशमी वस्त्र खरीद नहीं सकता था, या उत्तम किस्म का मलमल का वस्त्र खरीद नहीं सकता था। जिन व्यक्तियों को सदर रियासत के द्वारा लाइसेंस जारी होता था वो ही व्यक्ति इस प्रकार के उत्तम वस्त्रों को खरीद सकता था। आम व्यक्ति अगर इन उत्तम वस्त्रों को खरीदना चाहे सराय अदल में जाकर के तो नहीं खरीद सकता था, क्योंकि इन वस्त्रों की जो सप्लाई थी वो लिमिटेड होती थी। तीसरा बाजार जो था वो दास, घोड़ों और मवेशियों का बाजार था। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दासों का मूल्य 5 टंका से 40 टंका के बीच में रखा गया था। ये दास, घोड़े और मवेशियों का जो बाजार था ये सामान्य बाजार कहलाता था, और अलाउद्दीन खिलजी ने इन सामान्य बाजार से जो दलाल थे उन सबको बाहर कर दिया, क्योंकि ये दलाल व्यापारी और ग्राहक दोनों से कमीशन वसूल करते थे। हर व्यापारी को अपना सामान सरकारी अधिकारियों द्वारा चेक करवाना पड़ता था और निर्धारित मूल्य पर ही उसे बेचना पड़ता था। तो ये दासों, घोड़ों और मवेशियों का जो बाज़ार था, सामान्य बाज़ार, यहाँ से दलालों को बाहर किया गया। तो इस प्रकार ये मूल्य निर्धारण योजना को लागू करने की दिशा में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये कदम उठाए गए। अब इस मूल्य निर्धारण योजना का प्रभाव क्या पड़ा उसको हम कल के व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।